हेलो फ्रेंड्स, हम कर रहे थे मल्टीप्लायर। लास्ट सेशन में हमने मल्टीप्लायर का मीनिंग किया एंड इसका रिलेशनशिप किया विद मार्जिन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। मल्टीप्लायर क्या है? मल्टीप्लायर इनकम एंड इन्वेस्टमेंट के रिलेशनशिप को डिफाइन करता है। जो केन्स ने मल्टीप्लायर दिया है वो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है, इसलिए इन दोनों का रिलेशनशिप डिफाइन करता है। जो मल्टीप्लायर है ये डिफाइन करता है जब भी इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट होती है। इन्वेस्टमेंट होने से हमारी इनकम बिल्कुल सेम इंक्रीज नहीं होती बल्कि उससे ज़्यादा इंक्रीज होती है। जो इनकम है कितनी ज़्यादा इंक्रीज होगी जी किसके ऊपर डिपेंड करता है? वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर। और मल्टीप्लायर की वैल्यू है मार्जिन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के ऊपर डिपेंड करती है। मीनिंग अगर हम इकोनॉमी में मान लो 1000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं एंड इससे अगर आपकी इनकम 2000 करोड़ इंक्रीज हो रही है तो मल्टीप्लायर की वैल्यू हो गई चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट, 2000 डिवाइड बाय 1002। तो इस तरह जो इनकम है वो डबल इंक्रीज हो जाएगी अगर मार्जिन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम की वैल्यू 1/2 है। तो पहले हमने मल्टीप्लायर का मीनिंग किया, अब हम थ्योरी ऑफ मल्टीप्लायर में इसकी वर्किंग करेंगे और इसको एनालिसिस भी कहते हैं। मल्टीप्लायर कैसे वर्क करता है? तो जो वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर है, केन्स की मल्टीप्लायर वो कैसे है, इसको हम 2 पार्ट्स में डिफाइन करते हैं। पहले है कंपैरेटिव स्टैटिक एनालिसिस और सेकंड वन है डायनामिक एनालिसिस। जो पहला एनालिसिस है मीनिंग जो स्टैटिक कंडीशंस हैं, जैसे इकोनॉमी में कुछ भी चेंज नहीं हो रहा, जैसी इन्वेस्टमेंट होती है उसका अल्टीमेट रिजल्ट इनकम इंक्रीज हो जाती है तो उसको हम स्टैटिक एनालिसिस कहते हैं। डायनामिक में टाइम लैग है वो इंक्रीज हो जाता है, इन्वेस्टमेंट की डोसेस हैं वो इंक्रीज हो जाती है, कॉन्टिन्यूस इन्वेस्टमेंट है, सिंगल इंजेक्शन है, वो सब कुछ एनालाइज करते हैं। तो आज हम अपने इस सेशन में कंपैरेटिव स्टैटिक एनालिसिस करेंगे, सेकंड में नेक्स्ट सेशन में डायनामिक एनालिसिस करेंगे। तो पहले इन दोनों मल्टीप्लायर्स हैं, इनके हम अजम्पशंस देखते हैं। तो अजम्पशंस ऑफ द मल्टीप्लायर, तो ये क्या कहती हैं? ये अज्यूम करती हैं मार्जिन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। ये नहीं है कि मार्जिन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है हर टाइम चेंज होती जाएगी। किसी इकोनॉमी में अगर इनकम में चेंज आता है, इनकम में चेंज आने से जो उस कंट्री के लोगों की टेंडेंसी है टू चेंज इन कंजम्पशन वो क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। तो मार्जिन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होता है? चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम एंड मार्जिन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम की वैल्यू 0 से 1 के बिटवीन वेरी करती है। तो ये हो गया मार्जिन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, जो हम अज्यूम कर रहे हैं दैट इट इज द कांस्टेंट। एंड नंबर 2, कंजम्पशन इज अ फंक्शन ऑफ करंट इनकम। जो अज्यूम करते हैं जो हमारी कंजम्पशन है, कंजम्पशन के 2 पार्ट हैं। एक होती है ऑटोनॉमस कंजम्पशन। ऑटोनॉमस कंजम्पशन क्या कहती है? अगर आपकी इनकम 0 भी है तब भी आप कुछ ना कुछ कंज्यूम जरूर करोगे, चाहे दिस सेविंग से करें चाहे पास्ट सेविंग से करें। तो आपकी जो कंजम्पशन है ऑटोनॉमस कंजम्पशन होती है, प्लस आपकी कंजम्पशन का एक पार्ट है वो इनकम के ऊपर भी डिपेंड करता है, जिसको हम मार्जिन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के थ्रू मेजर करते हैं। इनकम में चेंज आने से आपकी क्या टेंडेंसी है कि आप उनमें से कंज्यूम करेंगे। जो बी है वो क्या है? मार्जिन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है। इस तरह कंजम्पशन है वो आपकी करंट इनकम का भी फंक्शन है। नंबर 3, सफिशिएंट अवेलेबिलिटी ऑफ कंज्यूमर गुड्स। ये कहते हैं कि इकोनॉमी में जब भी इन्वेस्टमेंट होती है, इन्वेस्टमेंट होने से इनकम इंक्रीज होती है, इनकम इंक्रीज होगी तो डिमांड भी इंक्रीज होगी, बिकॉज कंज्यूमर हैं वो कंज्यूमर गुड्स की डिमांड करेंगे। और हमारी इकोनॉमी में सफिशिएंट अवेलेबिलिटी है कि कंज्यूमर गुड्स हैं वो भी इंक्रीज हो सके। कंज्यूमर गुड्स हैं उसकी अगर सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी तो क्या होता है? इकोनॉमी में डिमांड को मीट किया जा सकता है। नंबर 4, क्लोज्ड इकोनॉमी। केन्स ने अपनी जो भी मॉडल दिए हैं, चाहे इनकम एम्प्लॉयमेंट का दिया है, कंजम्पशन फंक्शन का दिया है,
मल्टीप्लाई का दिया है। जी सब कौन सी अजम्पशंस पर बेस्ड हैं? क्लोज्ड इकोनॉमी। क्लोज्ड इकोनॉमी का मीनिंग है हमारा किसी भी इकोनॉमी के साथ कोई भी फॉरेन ट्रेड नहीं है, ना ही हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं ना ही इंपोर्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट इज कॉन्टिन्यूस कंजम्पशन इज द इकोनॉमी। जो इकोनॉमी में कंजम्पशन हो रही है वो क्या है? कॉन्टिन्यूस कंजम्पशन है। कंजम्पशन है उसमें कोई भी ब्रेक नहीं है, इसका मीनिंग है ऑटोनोमस कंजम्पशन तो होगी ही होगी। नेक्स्ट इज लेस देन फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल एग्जिस्ट इन द इकोनॉमी। इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट हमने अभी अचीव नहीं किया है। जब केन्स की थ्योरी की थी इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, तब उन्होंने अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम है इसको भी डिफाइन किया था कि जो एडवांस्ड इकोनॉमी है उनमें फुल एम्प्लॉयमेंट है, फुल एम्प्लॉयमेंट नॉर्मल कंडीशन नहीं होती है, तो अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम है इसकी पॉसिबिलिटी भी है। तो केन्स यही कहते हैं लेस देन फुल एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी। नेक्स्ट इज सरप्लस कैपेसिटी इन द इकोनॉमी। इसका मीनिंग क्या हुआ? अगर हमारी एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होगी, एग्रीगेट डिमांड होगी तो कंज्यूमर गुड्स की डिमांड करेंगे और इसके लिए इकोनॉमी में इतनी कैपेसिटी तो हो कि डिमांड को मीट कर सके। तो इसीलिए वो कहते हैं कंज्यूमर गुड्स हो चाहे कैपिटल गुड्स हो, इन दोनों की सरप्लस कैपेसिटी है, हम प्रोडक्शन भी इंक्रीज कर सकते हैं, लेबर है लेबर भी अवेलेबल है तो इनको भी एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा और इकोनॉमी में प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगी। एंड लास्ट वन इज स्टेबल प्राइसेस इन द इकोनॉमी। इकोनॉमी में जो प्राइसेस हैं ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं कर रही हैं। अगर आपकी डिमांड इंक्रीज होगी, डिमांड इंक्रीज होने से इमीडिएटली प्राइसेस नहीं इंक्रीज होंगे। क्यों? क्योंकि इकोनॉमी में अभी हमने फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल अचीव नहीं किया है। अंडर एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन होने की वजह से क्या होता है? प्रोडक्शन इंक्रीज होती है, इनकम इंक्रीज होती है, आउटपुट भी इंक्रीज होते हैं, जो प्राइसेस हैं बहुत ही ज़्यादा कम हैं वो इंक्रीज होते हैं। तो जी होगी अजम्पशंस ऑफ द मल्टीप्लाई। अब हम करते हैं कंपैरेटिव स्टैटिक एनालिसिस। इसको कंपैरेटिव स्टैटिक एनालिसिस क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये सिंपली चीज ही डिफाइन करती है आप इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट कीजिए, इन्वेस्टमेंट होने से इनकम आपकी डबल हो जाएगी। इन्होंने जस्ट इतना ही बताया है, रिलेशनशिप डिफाइन किया है इनकम एंड इन्वेस्टमेंट में, इसीलिए तो इसको स्टैटिक एनालिसिस कहा जाता है। डायनामिक में कैसे होगी, कैसे पैटर्न में चेंज होगा, ये सब कुछ हम डिफाइन करते हैं। टाइम लैग होता है वो भी डायनामिक में ही डिफाइन करते हैं। जो कंपैरेटिव स्टैटिक एनालिसिस है ये सिंपली डिफाइन क्या करता है? इट टेल्स अस एज टू व्हाट will be final change in income as a result of change in investment। इन्वेस्टमेंट में चेंज होने से आपकी इनकम में कितना चेंज आएगा? अगर सिर्फ इसी चीज़ को डिफाइन करता है तो हम इसको कंपैरेटिव स्टैटिक एनालिसिस कहते हैं। तो जो कंपैरेटिव स्टैटिक एनालिसिस है ये टू टाइप्स का है, फॉरवर्ड एक्शन एंड बैकवर्ड एक्शन। फॉरवर्ड का मीनिंग क्या है? अगर आप इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करोगे, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होने से इनकम इंक्रीज हो जाएगी। अगर आप इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट रिड्यूस करते हैं तो आपकी इनकम भी मल्टीपल टाइम्स रिड्यूस हो जाएगी। इसका मीनिंग है जैसे सैमुएल्सन कहते हैं जो मल्टीप्लायर है इट इज़ अ डबल एज स्वॉर्ड, इट कैन कट फॉर यू और कैन कट यू। इट मीन्स क्या हो गया? अगर जे आपकी इनकम इंक्रीज कर सकती है, अगर आप इन्वेस्टमेंट को रिड्यूस करोगे इनकम डिक्रीज भी ले जाएगी। तो जे फॉरवर्ड स्टेप भी चलती है, बैकवर्ड स्टेप भी चलती है, इसीलिए इसके फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड दोनों ही एक्शंस हैं। तो हमारे जो एक्शंस हैं हम इसको मल्टीप्लायर को हम एक्सप्लेन करते हैं विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। तो पहले हम करते हैं फॉरवर्ड एक्शन ऑफ मल्टीप्लायर, देन हम करेंगे बैकवर्ड और रिवर्स एक्शन ऑफ मल्टीप्लायर। जो फॉरवर्ड एक्शन है मीनिंग अगर आप इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करोगे तो आपकी इनकम कितनी इंक्रीज हो जाएगी। तो एक्स एक्सिस पर ले रहे हैं हम इनकम, वाई एक्सिस पर ले रहे हैं हम कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट। हम अज्यूम करते हैं वैल्यू ऑफ मार्जिन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कितनी है? 0.5।
क्योंकि मार्जिन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम की वैल्यू है 0 से 1 के बिटवीन वेरी करती है। एंड मल्टीप्लायर क्या होता है 1/1 माइनस MPC, जो हमने लास्ट सेशन में इसकी डेरिवेशन की थी। तो मल्टीप्लायर को जब हम कैलकुलेट करते हैं हमारे पास आ जाती है वैल्यू 2। इट मीन हो गया अगर हम इकोनॉमी में लेट्स सपोज इन्वेस्टमेंट है 10 करोड़ की इंक्रीज करते हैं तो हमारी इनकम है वो कितनी हो जाएगी डबल 20 करोड़ की इंक्रीज हो जाएगी। तो डायग्राम के थ्रू AS एग्रीगेट सप्लाई है जो 45 डिग्री की है, एक्स एक्सिस पर इनकम है, वाई एक्सिस पर कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट है। पहले हम इनिशियल एग्रीगेट डिमांड लेते हैं। लेट्स सपोज इट इज अवर एग्रीगेट डिमांड जो है कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। तो जहाँ पर एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से इंटरसेक्ट करती है वहीं पर इक्विलिब्रियम हो जाता है और एम्प्लॉयमेंट है वो इनकम है वो डिटर्मिन हो जाती है। तो OY1 इनकम आउटपुट है वो डिटर्मिन हो गया। अब मान लो इकोनॉमी में 10 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है हमने इंक्रीज कर दी। 10 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करने से किसने यही कहा है शॉर्ट रन में ऑटोनॉमस कंजम्पशन है एंड जो इंड्यूस्ड इन कंजम्पशन है जो इमीडिएटली इंक्रीज नहीं होती है। अगर आप डिमांड इंक्रीज करना चाहते हो तो आपको इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करना होगा। तो इस तरह एग्रीगेट डिमांड है वो क्या हो जाती है अपवर्ड शिफ्ट हो जाती है। तो जी नई एग्रीगेट डिमांड AD1 बन गई। तो हमारा इक्विलिब्रियम कहाँ आ गया E1 पर आ गया। AD1 में क्या है कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस चेंज इन इन्वेस्टमेंट, तो इनसे बन गई एग्रीगेट डिमांड। तो जो एरिया है इट इज चेंज इन इन्वेस्टमेंट। लेट्स सपोज इट इज ₹10 करोड़ एंड जो हमारा अब नया इक्विलिब्रियम आएगा वो आएगा Y2 पर, क्योंकि इंटरसेक्ट हो रही है हमारे इसी पॉइंट पर डिमांड एंड सप्लाई। तो जो हमारी इनकम इंक्रीज हुई है जी इनकम कितनी इंक्रीज हुई है लेट्स सपोज इट इज 20 करोड़। तो ये क्या हो गया फॉरवर्ड एक्शन। जो हमारी इतनी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हुई, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होने से जो हमारी इनकम इंक्रीज होती है वो डबल इंक्रीज होगी। तो ये हो गया इन्वेस्टमेंट का फॉरवर्ड एक्शन। एंड उसके बाद आता है बैकवर्ड एक्शन, बैकवर्ड और रिवर्स एक्शन ऑफ मल्टीप्लाई। अब इसके ऑपोजिट अगर हम इकोनॉमी से इन्वेस्टमेंट विड्रॉ करा लें तो हमारी इन्वेस्टमेंट विड्रॉ कराने से जो इनकम है वो भी क्या हो जाएगी कम हो जाएगी। तो इसी तरह एक्स एक्सिस पर हम इनकम ले रहे हैं, वाई एक्सिस पर इन्वेस्टमेंट एंड कंजम्पशन ले रहे हैं। ये हमारी एग्रीगेट सप्लाई है। हम यही अज्यूम कर रहे हैं मार्जिन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम 0.5 मल्टीप्लायर की वैल्यू 2 एंड चेंज इन इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ एंड चेंज इन इनकम इज 20 करोड़। तो इनिशियल लेवल पर मान लो हमारी जो एग्रीगेट डिमांड है वो कितनी है AD एंड इक्विलिब्रियम क्या होगा E पॉइंट पर। तो हमारा जो इनकम है वो कितनी होगी OY। तो ये हमारी कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट होगी। तो ये कंजम्पशन या इन्वेस्टमेंट से एग्रीगेट डिमांड सप्लाई इक्वल होगी, इक्विलिब्रियम हो गया। अब मान लो इकोनॉमी से हम इन्वेस्टमेंट है वो विड्रॉ करा रहे हैं। अगर मान लो हमने 10 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है वो विड्रॉ कराई तो उसके साथ ही हमारी इनकम है, इनकम में कितना चेंज आएगा जी होगी एग्रीगेट डिमांड 1। तो ये क्या होती है कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस चेंज इन इन्वेस्टमेंट। चेंज इन इन्वेस्टमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है। तो हम आ गए E1 पर। तो जी हमारी चेंज इन इन्वेस्टमेंट है जो किसको रिप्रेजेंट करती है डाउनवर्ड को। तो नया इक्विलिब्रियम कहाँ आएगा वेयर एग्रीगेट डिमांड इंटरसेक्ट द एग्रीगेट सप्लाई एट E1 एंड हमारी इनकम आ गई Y1। तो जी हमारी इनकम इतनी क्या होगी डबल रिड्यूस हो गई है। तो 10 करोड़ का चेंज आने से 10 करोड़ की इन्वेस्टमेंट रिड्यूस करने से हमारी 20 करोड़ की जो इनकम है वो रिड्यूस होगी। तो ये हो गया बैकवर्ड एक्शन। तो मल्टीप्लायर है क्या है मल्टीप्लायर फॉरवर्ड एक्शन भी है बैकवर्ड एक्शन भी है। तो आज हमने इसका स्टैटिक एनालिसिस किया इस सेशन में। नेक्स्ट सेशन में हम डायनामिक एनालिसिस करेंगे। होप सो कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो पोस्ट इट कमेंट बॉक्स एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।